हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सीएस एग्जीक्यूटिव का हमारा जो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है, उसका पार्ट डी चल रहा है, ठीक है। और पार्ट डी है दैट इज रिगार्डिंग बाईबैक, फोर्थ पार्ट है। सेक्शन 68 में आपको पूरा समझा चुका हूँ, सब सेक्शन वाइज हमने देखा। आगे दो सेक्शंस हैं, इसमें बहुत छोटा सा पार्ट है यहाँ। सेक्शन 69 है, सेक्शन 70 है, तो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा टॉपिक जो है वो आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। सेक्शन 69 है, इसमें बात हो रही है सीआरआर की, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की। अगर आपने बाईबैक के अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा है तो सीआरआर की बात आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि कंपनी जब अपने खुद के शेयर्स फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से परचेज कर रही है तो उस सिचुएशन में उनको जितने भी शेयर्स वो बाईबैक कर रहे हैं ना अपने खुद के, उसके नॉमिनल अमाउंट के इक्विवेलेंट एक सीआरआर या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें उतना पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। और इस चीज की डिटेल बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होनी चाहिए। और ये सीआरआर अगर कहीं यूज करना हो उनको, तो जो अनइशूड शेयर्स होते हैं कंपनी के, अगर उसको इशू करना है उनको कंपनी के मेंबर्स को एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, ठीक है। तो जो उन्होंने इशू किए ही नहीं, एक होता है इशूड, फिर उसमें से होता है सब्सक्राइब्ड। तो जो ऑथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट है जो अभी तक इशू ही नहीं किया गया है, उसमें से अगर कुछ बोनस शेयर्स देने हो तो इन शॉर्ट सिंपल टर्म्स में सीआरआर में जो बैलेंस दिख रहा है वो बोनस शेयर्स को आप इशू करने में यूटिलाइज कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट, वो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 70 है, उसका सबसेक्शन 1 है, विच सर्कमस्टांसिस प्रोहिबिट अ बाईबैक। दिस इज अ पर्टिकुलर टॉपिक, ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, आप पूरा सेक्शन 68 डिटेल में पढ़ के जाएं और वो पेपर में आपको 68 ना पूछ के ये सेक्शन पूछ लें तो ठीक है, तो एक पूरा 3 to 4 मार्क्स का एक आंसर बन सकता है। तो कौन सी सिचुएशंस में बायबैक प्रोहिबिटेड होता है उसकी कंडीशंस देख लेते हैं। नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी। तो अगर उनको अपने खुद के शेयर्स बायबैक करने हैं तो वो अपनी सब्सिडरी कंपनी को बोलेंगे आप खरीद लो, ऐसा नहीं होगा। इनको ये प्रोसेस खुद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ट्रांजैक्शन हमारी खुद की पेरेंट कंपनी के नाम से होगा, सब्सिडरी कंपनी के नाम से नहीं, ये कंडीशन है। थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी वो है जो दूसरी कंपनी में पैसा लगाती है, ठीक है। तो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू, जो हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी, हम उसके थ्रू बायबैक नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं दूसरी कंपनी के शेयर्स में, बट जब खुद की कंपनी के शेयर्स खरीदने की बारी आती है तो वो आपको अपनी खुद की कंपनी के नाम से ही करना पड़ेगा। तीसरा पार्ट है, इफ अ डिफॉल्ट इज मेड बाय द कंपनी इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड ईदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, interest payment thereon, redemption of debentures or preference shares, or payment of dividend to any shareholder, or repayment of any term loan, or interest payable thereon to any financial institution or banking company। किसी का भी पैसा लौटाने में अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो बाईबैक कैसे कर सकते हो। एक तरफ आप बाईबैक कर रहे हो मतलब कंपनी के मालिक को उसका पैसा लौटा रहे हो, और दूसरी तरफ आपके पास डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, बैंक लोन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरोइंग्स, इन सब के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो वही चीज की बात हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। However, the buyback is not prohibited if the default is remedied and a period of 3 years has lapsed after such default cease to subsist। मतलब एक बार अगर आपने ऐसी गलती की है कि भाई लोगों के पैसे बाकी रखे हैं, तो जब तक उनके पैसे रिटर्न नहीं करोगे तब तक तो बात हो नहीं पाएगी आगे। तो पहले उनके पैसे रिटर्न करो, उसके बाद 3 साल का ड्यूरेशन बीत जाने के बाद आप बाईबैक कर सकते हो। तो 3 साल तक आपके ऊपर एक तरीके से बैन लग जाएगा, ठीक है, वो भी गलती सुधारने के बाद। क्लियर। No company shall directly or indirectly purchase its own shares or other specified securities in case such a company has not complied with the provisions of section 92। 92 बोलता है कि एनुअल रिटर्न हर साल फाइल करो। सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उसके प्रोविजंस। और 127 में अगर आपने डिविडेंड टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और उसका पनिशमेंट आपके ऊपर लग गया तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन नहीं किए, तो ये सारे सेक्शंस का नॉन कंप्लायंस आपको बायबैक करने से रोक देगा। तो ये अपने आप में एक पॉइंट है, आराम से 4-5 पॉइंट्स हैं आपके पास, और ये 5 पॉइंट्स आपको 4 या 5 मार्क्स के आंसर में वो पूछ सकते हैं। तो ये सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 हो गया।
अब जो मैंने आपको आगे सेक्शन समझाया ना, एक्चुअली में मैंने वो पूरा सेक्शन एक्सप्लेन किया था। अगर आपके नोट्स के साथ कंपेयर करें और उसमें आपको कोई टॉपिक ना मिले तो दैट टॉपिक इज रूल नंबर 17, ठीक है। तो मैं वो अब आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि वो रिलेट हो जाए आपको। रूल नंबर 17 है बहुत सिंपल सा, सेक्शन आपने पढ़ा, मैं उसके साथ रिलेट करा रहा हूँ। बायबैक करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर 10% से ऊपर कर रहे हैं, अदरवाइज बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। सपोज अगर आप 10% से ऊपर अप टू 25% बायबैक करना चाहते हैं और आप उसके लिए रिजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं, तो जो जनरल मीटिंग बुलाएंगे उसका जो नोटिस आप सारे शेयर होल्डर्स को भेजेंगे, तो उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है उसके अंदर उस बायबैक के प्रपोजल की सारी डिटेल्स होना ज़रूरी है। तो सब रूल 1 जो है वो आपको उन सारी डिटेल्स की बात बता रहा है, और पूरी स्टोरी जो ऊपर पढ़ी ना वापस लिखिए, मैं सिर्फ आपको रिलेट करा रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पढ़ना एक बार आपको खुद है, पॉइंट्स लेके आने डाउट्स में, और वो पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे समझने में कि आप खुद कितना इंटरप्रेट कर पा रहे हैं और कितना नहीं। उसके बाद सब रूल 2 है, उसमें बोला है लेटर ऑफ ऑफर टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बिफोर बायबैक। शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर भेजा जाता है कि हम बायबैक करना चाहते हैं, आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, प्लीज रिप्लाई करें। तो उस लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी पहले आरओसी को सबमिट करनी पड़ेगी इन फॉर्म SH8, ठीक है, अलॉन्ग विद द फीस, जो भी फीस प्रिस्क्राइब्ड है वो भरनी पड़ेगी। इट शैल बी डेटेड, इट शैल बी साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स उस पर साइन करें, जिनमें से एक का मैनेजिंग डायरेक्टर होना जरूरी है। तो दैट इज अ बेसिक पार्ट। इसके बाद सब रूल 4 है डिस्पैच ऑफ द लेटर ऑफ ऑफर टू शेयर होल्डर्स। ये डिस्पैच करना है तो कब तक करना पड़ेगा, टाइम लिमिट है। इट शैल बी डिस्पैच टू द शेयर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स immediately after filing the same with the ROC, but not later than 21 days from filing it with the ROC। तो उन्होंने बोला कि आपको जब भी, जैसे उन्होंने बोला, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डिस्पैच टू द शेयर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग द सेम विद आरओसी। आप इमीडिएटली उसको डिस्पैच कर दें जैसे आपने आरओसी को फाइल कर दिया, बट नॉट लेटर देन 21 डेज फ्रॉम इट्स फाइलिंग विद द आरओसी। मतलब आरओसी को सबमिट करने के अगले 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये लेटर ऑफ ऑफर जो है वो शेयर होल्डर्स को डिस्पैच कर देना, ठीक है। पहुंचेगा उसके 1-2 दिन बाद, दैट इज ओपन, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बात कर रहे हैं ऑफर फॉर बायबैक टू बी ओपन फॉर, कितने दिन के लिए ऑफर ओपन रखना पड़ेगा बायबैक का। उसके लिए बोला नॉट लेस देन 15 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। तो 15 से 30 दिन का टाइम देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को सोचने के लिए। अगर सारे शेयर होल्डर्स अग्री करें कि इतना टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है, तो 15 दिन से कम टाइम भी रखा जा सकता है। तो कंपनी के मालिक है, वो खुद ही बोलते हैं हमें टाइम की जरूरत नहीं है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अच्छा, बाकी के सारे पॉइंट्स जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, वो सेक्शन का पार्ट था। तो यहाँ तक आते आते हमारा जो ये डी पार्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, इसमें कोई भी लैंग्वेज में कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप इमीडिएटली मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।